वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। इस समय मैं नानपारा के महक पैलेस पर स्थित हूँ। आज हम बात करेंगे आगामी चुनाव जो आने वाला है विधानसभा का, उसमें जो ब्राह्मणों के ऊपर होनी है और जो बेरोजगारी है नानपारे में या अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसके बारे में बात करेंगे। हम सत्ता में जो हमारी आज सरकार जो बनी हुई है, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद नीरज जी से उनसे बात करेंगे हम आज सर ये बताइए कि जैसे कि आपकी सरकार 4.5 साल से लगभग है, तो ब्राह्मणों का वोट आपको किस लिए चाहिए? ब्राह्मणों के लिए उन्होंने काम किया है। और क्या काम किया ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों के लिए आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में कम से कम 7 मिनिस्टर कैबिनेट में हैं। डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। 7 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपके, उसमें से कितने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के करीबी हैं? एक का नाम बताइए आप, जो करीबी हों ब्राह्मणों में से। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी तो बेहद ही करीबी हैं, बहुत करीबी उनके जी। अच्छा, एक जो सभा में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो है एक न्यूज़ एजेंसी में कि लगभग 500 से ज़्यादा जो ब्राह्मण हैं उनके इनकाउंटर हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें से 500 में से आधे से ज़्यादा उसमें जो इनकाउंटर हुए हैं वो फर्जी हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है? अपराधी से अपराधी होता है, उसकी कोई जात मजहब नहीं होती है जी। वो किस जात से ताल्लुक़ रखता है। इसमें बात ब्राह्मणों की हो रही है। नहीं, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप बिल्कुल गलत है। इस बात की हम पुष्टि करते हैं। अपराधी को हम लोग, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपराधी की नीयत से देखती है, वो चाहे जिस कास्ट का हो। अच्छा, और आप किस मुद्दे को लेकर अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा फिर से किस मुद्दा बनाना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की 92 योजना ज़मीन पे चल रही है। उस 92 योजना को हम लोग ज़मीन पे उतार के जो है उस योजना से लांछित गरीब परिवार उसमें लाभ पाया है। उस योजना को हमारी भारतीय जनता पार्टी उसी मुद्दे पे आगे बढ़ के चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है 300+ सीट से ज़्यादा हम लोग पाएंगे। अच्छा, आज बात करेंगे हम कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं सादिक हुसैन साहब से। उनसे इनसे बात करेंगे कि जो इन्होंने कहा है कि 92 से ज़्यादा क्या चल रही योजनाएं चल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 7 सालों में जनता को ठगने का काम किया है। 2014 में डीजल का रेट 54 रुपये प्रति लीटर था और आज 90 रुपये प्रति लीटर है। महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान आप देख सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि आज प्रदेश में ही नहीं देश का 80% से ज़्यादा युवा बेरोजगार है, जो कम से कम 5,000-6,000 प्रतिमाह की जो है नौकरी तलाशने के लिए दर दर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बड़ा प्रदेश है और यहाँ के जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, वो आज भी 50% से ज़्यादा युवा बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। 2022 के आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता दिखा देगी कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और इनके जो खोखले वादे हैं, इनको जनता नकार देगी। अच्छा, क्या लगता है दलितों का वोट किसको मिलेगा? जैसा कि सबको पता है कि दलित का जो वोट होता है वो, जैसे कि माना देख लीजिए आप 2007 में मायावती जी के साथ में दलित और क्या नाम है ब्राह्मण और दलित को मिलाकर उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई, उसके बाद बीजेपी ने बनाई। तो अब की बार दलित वोट किसकी हक में जाएगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी एक वर्ग की, एक समाज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्म को साथ लेके चलने वाले, सभी समुदाय को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है, ब्राह्मणों को इज्जत दी है और ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम करेगी। ब्राह्मणों को प्राथमिकता देने का काम कांग्रेस ही करेगी। और ब्राह्मण हो या फिर जो है दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जो भी हैं, सबको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है और सबको कांग्रेस पार्टी सम्मान देगी। आप देख सकते हैं पिछले 70 साल अगर कांग्रेस ने प्रदेश में और देश में राज किया है, तो इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक देने का काम किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं कहता हूं, मैं भाजपा के तरफ से आए हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं पिछले 7 सालों में बीजेपी ने क्या दिया। आप देख सकते हैं कि पिछले 7 सालों में जो महंगाई थी वो
कितने गुना आगे बढ़ चुकी है। जो देश की डीजीपी थी वो कितने नीचे तक गिर चुकी है। तो आप देख सकते हैं, मैं तो खुला बता रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे नीरज भाई? हरदीप सिंह पुरी जो शहरी मंत्री हैं, उन्होंने 2015 में शहरी विकास योजना के माध्यम से शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार बनाने के चक्कर में आज तक उस योजना का लाभ धरती पर नहीं उतर पाया। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको जमीन पे उतारा और आज नामपारा में कम से कम 2200 आवास आए हैं। किस जात के आए हैं? आवास काम तो इंदिरा गांधी चल रहा है ना, हुआ है। हम लोग के यहाँ वार्ड में लात मार दो घर गिर जाए, ये पोजीशन थी। आज हमारे यहाँ वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 8 पूरे मिला के कम से कम 150 कॉलोनी आई है। इससे बड़ी कॉलोनी कोई नहीं हो सकती है इस योजना से। क्या कहना चाहेंगे सभी भाई? मेरे हिसाब से तो जो है, जहाँ तक आवास की बात है, तो ये इंदिरा गांधी आवास योजना से मेरे ख्याल से तो उतना ज़्यादा नहीं जितना इंदिरा गांधी आवास योजना चली है। ये जितने आवास गरीबों को उसमें मिले हैं उससे तो कम ही मिले हैं। और ये भाजपा सरकार सिर्फ और झूठ, मक्कारी, दलाली, इसके अलावा कुछ इस सरकार में नहीं है। युवाओं को देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, बगैर पैसा दिए किसी विभाग में कोई काम नहीं होता है। ये सब किसी को पता है। क्यों नीरज भाई, बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी महंगाई जो हो रही है इसके बारे में क्या अभी भी आप सरकार? ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक बढ़ती हुई जनसंख्या पे, चीन से ज़्यादा यहाँ पर, जब बढ़ती हुई जनसंख्या, चीन से ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है भाई। हम एक आदमी को आवाज़ दे रहे हैं, दूसरा आदमी खड़ा हो रहा है। जब तक हम लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक इस पे पेट्रोल डीजल के दाम में हमारी तरफ से कोई इसमें मुद्दा नहीं हो पाएगा। तो भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे जो डिबेट चल रही है वो पार्टिकुलर, चूँकि उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन आने वाला है और हमारे ख्याल से जो आज की डेट में ब्राह्मण समाज को लेकर के ये डिबेट बना हुआ है। ये डिबेट भी हमारे ख्याल से आपने जो मुनक्किद की है इसी मैटर को लेकर के मुनक्किद की है। तो ब्राह्मणों को, बेरोजगारी को जी मैं आता हूँ आपके पॉइंट पे। मेरे कहने का मकसद ये है, कोई भी हुकूमत रहे, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, अलायंस, कोई भी हुकूमत रहे, हर हुकूमत अपने हिसाब से काम करती है। और हम लोगों का तो काम ही है आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पे लगाना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ब्राह्मण समुदाय के लोगों की बात है, ब्राह्मण समुदाय हमारे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12% वोट है और 12% लगभग, यस। और ये तीसरी सबसे बड़ी ताकत भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक हमारे प्रदेश में शायद 21 सीएम हुए हैं और 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 मुख्यमंत्री केवल ब्राह्मण समुदाय के हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मेरी मेमोरी जहाँ तक काम कर रही है, कि मिस्टर ND तिवारी, श्री नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल सबसे ज़्यादा 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा योगदान रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बरादरी भी है, इंटेलिजेंट्स है, ये बहुत ही समझ लीजिए कि सोचने समझने वाली और स्मरण करने वाली ये कौम है। तो अब की बार ब्राह्मण का वोट किस पार्टी में जाएगा? देखिए, सारी पार्टी, चूँकि 12% वोट एक बहुत बड़ा तीसरी बड़ी शक्ति है और निसंदेह ये वोटर जिधर चले जाएंगे उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। यस, नो डाउट। अगर जो है, बनी हुई है, इन लोगों ने तो सिद्ध कर दिया भाई। अगर ब्राह्मण चला जाता है बसपा में तो उनकी सरकार बन जाती है, ब्राह्मण चला जाता है सपा में उनकी सरकार बन जाती है, ब्राह्मण चला जाता है कांग्रेस में उनकी सरकार बन जाती है। एवं कि अगर ब्राह्मण जिधर रुख कर देगा तो चूँकि बुद्धिमान कौम है, इन्हीं के पीछे मोस्टली जातियां भी पीछे से आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ब्राह्मण समुदाय, और आज जो वर्तमान समय की सरकार है, इस सरकार में ब्राह्मण समुदाय अपने आप को सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण समुदाय के MLA जो रूलिंग पार्टी के MLA हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, उन्होंने खुद अपनी पार्टी के सामने असेंबली में क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि आज ब्राह्मण कहाँ है, ब्राह्मण असुरक्षित है, ब्राह्मण के लिए आपने जो है कौन सी सुरक्षा के उपाय किए हैं, शस्त्र लाइसेंस किसने दिए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया है। ये क्वेश्चन सुल्तानपुर के एक विधायक हैं, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, मणि द्विवेदी जी हैं, सुल्तानपुर कोई असेंबली पड़ती है, वहाँ के एक बड़े अच्छे विधायक हैं, उन्होंने मणि जी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को घेरा है
पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। ब्राह्मण समुदाय वाकई में इतनी, भाई अभी एक देखा गया, आप करीब साल 2 साल 3 साल कोविड-19 से पहले एक उन्नाव साइड में, कानपुर साइड में विकास दुबे, चूँकि विकास दुबे ख़राब आदमी था, उसकी जो हमारे मुल्क का जो हमारे मुल्क का संविधान है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का राइट्स है, उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कानून ने दिया, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने दिया उनको सज़ा। लेकिन अब उससे पहले हमारे 8-9 जवानों की, सिपाहियों की जान गई, बहुत बहुत बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। ये भी तो उनको देखना चाहिए। अब ब्राह्मण घेर रहा है, जैसे अगर कोई ब्राह्मण है गलत काम करेगा तो जो सज़ा नहीं पाएगा। सबके लिए यस, कानून सबके लिए बराबर है। आइए अब हम ले चलते हैं एमआईएम पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि अब की बार ब्राह्मणों का वोट किस तरफ जाएगा, किधर। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताते हुए। मैं विधानसभा संयोजक जी और प्रवक्ता भी हूँ। देखिए, ये जातिगत राजनीति सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे भारत पे इसी का पड़ा है। और ये मुद्दा आज का तो है नहीं, ये प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। सियासत में या राजनीति में इसका पदार्पण होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हुआ। क्या ब्राह्मण इस देश का नागरिक है तो बाकी नहीं है? क्यों नहीं है? सारे हैं। भारतीयता की बात पे वोट हो, विकास के नाम पे वोट हो, ब्राह्मण को मंत्री बना के वोट हासिल करना या किसी एक यादव को ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का वोट जिस पार्टी में चला जाता है वो पार्टी सरकार बना लेती है। देखिए, ये तो आंकड़े किसी के पास नहीं है और कहने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, यादव जी का कहना है कि यादव वोट जिस तरफ जाता है सरकार बन जाती है। बसपा सुप्रीमो का कहना है दलित वोट जिधर जाता है सरकार बन जाती है। सरकार बनती है जनता से, सरकार बनती है जनता से, और जनता जो फैसला लेती है वही उचित होता है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ब्राह्मण को सतीश चंद्र मिश्रा जी सम्मेलन कर रहे हैं और अखिलेश जी ऐलान कर रहे हैं कि हम सम्मेलन करेंगे। हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियर ऐलान कर दिया, हम तो A to Z की राजनीति कर रहे हैं। हम सबको साथ लेके, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, क्योंकि हर कोई आपके हिसाब से आपकी पार्टी को वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि विकास की राजनीति, अब बदलाव का समय आ गया है। सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपने अभी पेट्रोल का सवाल पूछा, माननीय प्रवक्ता ने बहुत सफाई से गोलमोल करके उसे कहाँ पहुंचा दिया। पेट्रोल के जवाब पे जनसंख्या को ले आए। जनसंख्या का पेट्रोल से क्या लेना देना है? क्या हर व्यक्ति के पास वाहन है? कच्चे तेल की कीमत कच्चे तेल की कीमत घट रहे हैं और रेट बढ़ रहे हैं। अभी आंकड़े उठा के आप देखिए, BBC की एक रिपोर्ट है कि इन्होंने राष्ट्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने बयान दिया, तो आवाज उठानी चाहिए ना। पेट्रोलियम मंत्री ने बयान दिया कि हमारे तेल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम मनमोहन सरकार का बैकलॉग कवर कर रहे हैं। है या नहीं, लेकिन वो बैकलॉग सिर्फ 1,30,000 करोड़ का है, जो कि सिर्फ एक तिमाही के मुनाफे से कवर हो गया। तो बाकी के 7 वर्ष का मुनाफा कहाँ जा रहा है? तो ये सिर्फ हवा की बातें हैं। ये जैसे कह सकते हैं कुशासन चल रहा है, प्रशासन तो नहीं है। होता तो ये कीमतें स्थिर भी होती और नीचे भी आती। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 70 वर्षों में शासन नहीं किया, देश को दुर्गत बना दी। और रही सही 7 वर्षों में भाजपा ने उसकी जो है दुर्गत से और ज्यादा दुर्गत बना दी। देश भाई क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मैं माननीय से पूछना चाहता हूं कि आज से 70 साल पहले इस देश में क्या था? आज से 70 साल पहले इस देश में क्या था? जो कुछ भी इस देश में दिया है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, कांग्रेस की सरकार ने। प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटा यहाँ से 2,500 किलोमीटर दूर एक मुल्क है, उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसे आप कहते हैं। 1971 में वो ट्रीटी से आज़ाद हुआ। आज़ाद नहीं कह सकते, ट्रीटी उसकी ख़त्म हुई 1971 में। वहाँ पे मिट्टी थी, रेगिस्तान था, ना उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन है, ना उनके पास कुछ है। आज उस मुल्क का नाम आपने देखा है? उस मुल्क का नाम सुना है? संयुक्त अरब अमीरात का अमीर मुल्कों में गिनती होती है। हम 47 में आज़ाद हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों से हमारा देश भरा पड़ा हुआ है। किस संसाधन की कमी है मेरे देश में? पेट्रोलियम, खनिज, लवण, कोयला। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। इन्होंने कहा 70 सालों में इन्होंने विकास किया। क्या विकास किया है? आज आपके नानपारा की आबादी 1 लाख, मेरा ख्याल है 2 लाख से ऊपर के आसपास होगी। अनऑफिशियल 2 लाख के ऊपर होगी, ऑफिशियली जो भी हो, अनऑफिशियल 2 लाख से ऊपर होगी। आपकी रात में अगर अचानक तबीयत खराब हो जाए जनाब, कोई इमरजेंसी ट्रामा हो, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो ये विकास है? अगर ये विकास का पैमाना है तो ऐसे विकास को कांग्रेस को ही मुबारक हो। क्यों सतीश भाई? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
इससे पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो सवाल जो प्रदेश की सड़कें बनाने की या जो है अस्पताल बनाने का या विद्यालय बनाने का, तो मैं पूर्व में आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व में मैंने एक आंदोलन किया था लखनऊ में, जिसमें मैंने नानपारा में सरकारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुलाने की मांग की थी। प्रियंका जी से मेरी बात होती, प्रियंका जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि वो मेरी आवाज़ उठाएंगी और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो सबसे पहले जनपद बहराइच के नानपारा विधानसभा में गवर्नमेंटेड डिग्री कॉलेज बनेंगे, जहां बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी के छात्र यहां से 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक का सफ़र नहीं तय करेंगे। आज आप देख सकते हैं नानपारा में पढ़ने वाले युवा, अगर मुझे नानपारा शहर में पढ़ने वाले युवा अगर मुझे बीकॉम करना है तो मुझे भागना पड़ता है केडीसी बहराइच या लखनऊ। मुझे एमकॉम करना है, एमएससी करना है तो मुझे बहराइच या लखनऊ का सफ़र तय करना पड़ता है। बताइए, 3.5 लाख की आबादी होने वाला उत्तर प्रदेश के सबसे पुराना जनपद, सबसे पुरानी तहसील, सबसे पुरानी तहसील नानपारा, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? शिक्षा के क्षेत्र में बहराइच जनपद को समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? या भारतीय जनता पार्टी सत्ता शासन में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? कुछ कहने के लायक है? आप देख सकते हैं नानपारा में, आप दूर मत जाइए, लखीमपुर मार्ग में देख लीजिए 200 मीटर सड़क जो इतनी बदतर हाल में है। प्रत्येक दिन वहाँ पे कोई ना कोई चोट खाता है, प्रत्येक दिन किसी न किसी जो है बुजुर्ग की वहाँ पे जो है हाथ टूटता है, पैर टूटते हैं। सब जानकारी आप लोगों के पास है ही है। पूर्व में मैंने इस पर आवाज़ उठाई, मैंने आवाज़ उठाई, इस पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मुझे जो है बताया कि सादिक भाई मैं चाहता हूँ ये बन जाए, लेकिन बारिश के बाद बनेगा। बारिश के बाद, और बारिश जैसे ही खत्म होगी रोड का जो चहला है, गंदी नाली है, जो भी पानी भरा वो सूख जाएगा। फिर ये जो भी प्रधानमंत्री का गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है तो उसके अंतर्गत वो सब देखिए, मोदी जी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी है। मोदी जी केवल सुनहरा भाषण देते हैं, अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने दिखाते हैं। जो उनके मोदी भक्त हैं वो उसी में जो है खुश रहते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे केवल जनता को जुमलों से खुश कर लेंगे हम, विकास करना नहीं पड़ेगा। तो ये उनका जो है इस बार योगी जी का और मोदी जी का वहम है। 2022 में ये बता देगी हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की जनता कि 2022 में प्रियंका जी यहाँ की जो है मुख्यमंत्री बनने वाली है, पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब अब की बार मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा हमारे सादिक भाई ने कि इस बार जो सरकार होगी वो कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस सरकार बनेगी आपके हिसाब से। महंगाई दूर होगी? बिल्कुल, महंगाई बिल्कुल दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो इन्होंने बताया? देखिए, ये बड़ी दुर्दशा की बात है कि जिस कांग्रेस ने तकरीबन 70 साल के इतिहास में 55 साल केंद्र पे राज किया हो और उसके प्रवक्ता एक रोड के लिए रो रहे हों। आप भी इसी नानपारे में पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ। तौलिया और लेके जाना पड़ता था हमें उस रोड पे। बहराइच का रोड आपने देखा था, तब शासन किसका था? कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस का शासन था ना। हाईवे बनी हुई थी। आज की डेट में जो डेटा कहता है, केंद्र सरकार में नौकरियों का जो डेटा कहता है, मुस्लिम का उसमें परसेंटेज आज की डेट में 4 के आसपास है। ये कांग्रेस के शासन में कभी 3 से ऊपर नहीं गया। ये हमदर्दी काहे की जता रहे हैं? किया क्या है? एक गवर्नेंस को अगर अपने ऊपर एक लेबल लगाना, आपका काम क्या है? आप पत्रकार हैं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे। अगर कोई मुख्यमंत्री, उसका काम है विकास करना, इसमें क्रेडिट लेने की क्या बात है? वो उनका फर्ज है, वो उनको करना था, जो कि किया ही नहीं। किया होता तो हमको आवश्यकता क्या थी बोलने की? ये एक मार्ग नहीं है। आप देख सकते हैं सिद्दीक मलिया में कम से कम 24 गाँव को जोड़ती है, वो रोड पे कोई तालाब बनी हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सत्ता में आप बैठे हुए हैं, जगह योगी जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हमारा भारत, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। माननीय, हम और भी दलों को ये सूचना देना चाहते हैं कि आज से 7 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले N5 के तरीके से रुपेडिया से लेकर केसरगंज तक रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया। नामपारा से कोई भी जाता था जिला अस्पताल, रास्ते में ही गर्भपात हो जाता था, बच्चा वहीं पे गिर जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी उपलब्धि इन लोगों को कभी हजम ना हुई है, ना हजम होगी। आपके हिसाब से जो बहराइच से नानपारा रोड बनी है वो बीजेपी की देन है? बीजेपी की देन ने, बीजेपी ने बनवाया है, बीजेपी ने बनवाई है, योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल परफेक्ट। इस बात में मेरे पास इसका प्रूफ है, ये बीजेपी के द्वारा बनाई गई ये रोड है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ नामपारा मेडिकल नहीं है। 189 करोड़ रुपये से
189 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन माननीय जेपी नड्डा जी ने बहराइच में जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसको किसने बनाया? 189 करोड़ की परियोजना है, जेपी नड्डा जी ने बनवाया है। 2016 में इसका शिलान्यास हुआ है। बताइए क्या ये तो इतना बड़ा झूठ है जितना जितना बड़ा सच कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी पे। ये समाजवादी की देन है। समाज जो हॉस्पिटल बना हुआ है, ये जो आपका मेडिकल कॉलेज अभी जो नया बना हुआ है, ये समाजवादी की देन है, ये सब कोई जानते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी ने बनवाया है? ये केंद्र सरकार फीता काटा है कि बनवाया है? केंद्र सरकार की योजना है। इस पे जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, उन्होंने खुद आके इस पे जो है अक्टूबर 2016 में फीता काटा है। 189 करोड़। शिव भाई तो पूछना चाहेंगे, शिव भाई तो बताएंगे। देखिए, हमारे जितने वक्ता हैं सब सही कह रहे हैं, गलत कोई नहीं कह रहा है। हमारे शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं, बेहतर लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, हमारे सीनियर सभासद हैं। जो भी वो भी कह रहे हैं उनमें भी दम है। हमारे शफीक भाई भी सीनियर साथी हैं हमारे, वो भी सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज में छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है कि उसको 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा 10 बीघा में बना दिया जाए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज को बनवाने में हमारे पूर्व लीडरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे ज़िले के एक स्तंभ हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माननीय वकार साहब, जो हमारे ज़िले के एक बहुत सीनियर लीडर हुआ करते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि जो ये कॉलेज था, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों का योगदान होता है, इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके अंदर ये कट गया था क्योंकि ज़मीन नहीं मिल रही थी इसको बनाने के लिए। यस, हॉस्पिटल के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट बहराइच में ज़मीन अवेलेबल नहीं थी, ज़मीन मांगा जा रहा था। और 2-3 विभागों के पास ज़मीन थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास ज़मीन थी। रिसिया में 2-1 प्लाट देखे गए, इसका सर्वे हुआ। ज़मीन के लिए कलेक्टर ने जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया, इसकी फाइल चली गई। डॉक्टर साहब भागे दौड़े, तब इसको रीओपन करवाया। उसके बाद ज़मीन का जो है सत्यापन किया गया, फिर ज़मीन मिली। उसके बाद फिर वहाँ भारत सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। इसमें सहयोग रहा, बहुत बड़ा सहयोग। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक सांसद हुआ करती थी मोहतरमा सावित्रीबाई फूले, यस, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि प्रोजेक्ट तो पुराना था ये, लेकिन पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही भी सेक्शन हुआ है। प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना था, ये पैसा आपके हिसाब से किसका हुआ कॉलेज वो? नहीं, जैसे देखिए, इसमें दोनों मैं दोनों सरकार को बधाई दूंगा। देखिए, मैं दोनों सरकारों को बधाई दूंगा और कांग्रेस सरकार को भी बधाई दूंगा कि इसमें कांग्रेस सरकार भी, ये प्रोजेक्ट जो बनने में शुरू हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के ही पीरियड का था। ये तो वो है जिसमें, बताइए नीरज भाई, कौन पात्र हुआ, मेन पात्र कौन है? मुझे ये तो पता नहीं था कि आप इस कॉलेज के मुद्दे पे बात करेंगे। मैं बोल रहा हूँ 189 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। और एक छोटे से सभासद होने के नाते मुझे इसकी रकम भी याद है। ये मामूली बात है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी जिस दिन आए उसी दिन फर्रुखाबाद में उद्घाटन हुआ है। और अगर बोल रहे हैं कि माननीय रुबाब सईदा और वकार अहमद शाह ये मेरे आदर्श हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी बोलना मुनासिब नहीं है। उनके आगे मेरा कद बहुत ही महीन है, उसके आगे मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई किसी का योगदान होता तो यासर शाह जी फीता काटने क्यों नहीं आए? बहराइच जिले में उस दिन थे, बहराइच जिले में थे, फीता काटने नहीं आए। उनका क्या योगदान है? ये हमारी केंद्र सरकार की योजना है। रही फीता काटने की बात, तो ये जो आपके लखनऊ में मेट्रो भी बना है, वो भी जो है आप लोगों ने आगे बढ़ के फीता काट दिया है। लेकिन जो है वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो हमारे अखिलेश यादव की देन है। उसका आप लोगों ने किया क्या है? या शिलान्यास किया या फीता काटा है? काम तो आपने कुछ किया नहीं है। ये मुद्दे से हट के अलग की बात है कि किसने शिलान्यास किया, किसने अप्रूवल दिया, किसने क्या किया। मुद्दा ये है, जैसे अभी माननीय सभासद महोदय ने कहा, मैं इनका सम्मान करता हूँ, कि आवास हमने सबसे ज़्यादा किए। दूसरे हमारे प्रवक्ता ने कहा कि नहीं जी, इंदिरा आवास योजना भूल गए। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये जो गरीब दबा कुचला वर्ग है, बिल्कुल इनको बेशक आवास मिलने चाहिए, लेकिन इनको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मुझे तो आवश्यकता नहीं पड़ी आवास की, आपको पड़ी? गरीबी क्यों है? क्योंकि रोजगार आप नहीं दे पा रहे। ना पिछली सरकारों ने दिया और ना 7 साल से भाजपा की सरकार, उसने तो बिल्कुल भी नहीं दिया, तो एकदम नंगा कर दिया। तो आप उसके बाद, ये तो बिल्कुल वो कहावत हो गई है कि भाई साहब 4 लठ मारने के बाद थोड़ा सा मलहम लगा दिया, ले भाई दर्द तेरी ठीक कर दी हमने। ये धर्मेश क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 5128 भर्ती की योजना
58,128 58,128 भर्ती योजना, हर न्याय पंचायत में एक ऑपरेटर की नियुक्ति पिछले कैबिनेट बैठक अपने में। नानपारा में, ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने नानपारा में कितने युवा बेरोजगार हैं?